तो मैं निकेत आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से इकोनॉमिक्स का अगला लेक्चर। और मैं असुविधा के लिए मुझे खेद है कि विगत कुछ दिनों तक ये लेक्चर स्टॉप रहे, लेकिन इसके बाद हम अब इसको अच्छे तरीके से फिर से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग इकोनॉमिक्स में अब तक जान चुके हैं कि इकोनॉमी क्या है, उसके बेसिक फैक्ट क्या हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न इकोनॉमिक टर्म जो यूज किए जाते हैं वे क्या हैं और किस संदर्भ में यूज किए जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम यहाँ पर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे हम ओपन मार्केट इकोनॉमी कहेंगे, नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी, इसको कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी, फिर ब्लैक इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, लीनियर इकोनॉमी और शैडो इकोनॉमी। इन सभी क्षेत्रों पे हम थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और किसका क्या हानि हो रही है और क्या लाभ हो रहा है, ये सब चीज़ें भी आपको हम बताते चलेंगे। तो अब हम बात करेंगे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या ओपन मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। जब हम कुछ इस प्रकार की बात करते हैं तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ओपन मार्केट इकोनॉमी, यहाँ पे देखो टर्म आया हुआ है। पहला तो ओपन है यानी खुला हुआ है, फिर इसके बाद मार्केट मतलब बाजार, और तीसरा है अर्थव्यवस्था। जब हम बात करें कि खुले से हमारा क्या तात्पर्य है, तो खुले से हमारा तात्पर्य यहाँ पर होता है कि सरकार का हस्तक्षेप ना होना। सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, हस्तक्षेप नहीं। फिर क्या है, बाजार से तात्पर्य है यानी बाजार ही मूल्य तय करता है, मूल्य तय करता है। इस अर्थव्यवस्था में विशेषताएं आप देखेंगे कि यह सरकार के हस्तक्षेप के बिना होती है और इसके साथ साथ बाजार चीज़ों का मूल्य तय कर रहा होता है। और उसका मूल्य तय करने का जो फार्मूला होता है वह है मांग एवं आपूर्ति के आधार पर। मांग एवं आपूर्ति के आधार पर मूल्य नियंत्रित किया जाता है, मूल्य या कीमत नियंत्रित होती है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा कि मांग एवं आपूर्ति के आधार पर। देखिए होता क्या है कि जब भी किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने के साथ ही उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और उनकी मांग बढ़ी तो आपूर्ति बढ़ गई। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपूर्ति ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। आपूर्ति ज़्यादा मात्रा में हो गई, सपोज करिए आपका पोटैटो है और इस पोटैटो की आपूर्ति आपके इस मार्केट में ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या होगा, इसका जो प्राइस होगा पोटैटो का वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राइस लॉस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्राइस लॉस होने के कारण हो सकता है कि लोगों की नज़रों में उसकी उतनी कीमत नहीं रह जाएगी और इस कारण लोग क्या करेंगे, इसकी मांग कम कर देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि गोल्ड में आप लोग देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन फ्लैक्चुएट होता रहता है। कभी हो सकता है उसमें कुछ सरकार की नीतियाँ प्रभाव डाल रही हों या फिर बाजार की नीतियाँ प्रभाव डाल रही होंगी। जैसे कि आपका उत्पादन नहीं हो पा रहा होगा उतना अच्छे ढंग से और उत्पादन के कारण आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आपूर्ति नहीं होने के कारण मटेरियल कम हो रहा है और मटेरियल कम होने के कारण इसकी जो है मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा बाजार ओपन मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत होता है और यही मांग एवं आपूर्ति का निर्धारण करता है। फिर हम बात करेंगे कि
बाजार ने मांग एवं आपूर्ति का निर्धारण कर लिया, लेकिन संतुलन की स्थिति कैसे बनती है? तो बाजार ही उन संतुलन को निर्धारित करने का काम करता है। अर्थात मान लीजिए कि कहीं पर आपूर्ति कम हो गई तो बाजार ही उस चीज़ की पूर्ति करेगा, सरकार नहीं करती, बाजार ही उस चीज़ की पूर्ति करेगा और संतुलन स्थापित करेगा। फिर हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल में हम अगर देखते हैं इसके, तो एग्जाम्पल में आपका सिंगापुर, इसके साथ साथ मलेशिया, हो सकता है स्पेलिंग बाय मिस्टेक लिख गई हूँ लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मैसिडोनिया। तो ये सभी के सभी देश मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इस अर्थव्यवस्था में और क्या चीज़ें होती हैं कि कंपनियां ज़्यादा रेट पर सामान बेचती हैं और ज़्यादा रेट पर लोग उसे खरीद भी लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और कंपनी का जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इसके साथ साथ वो अपने कर्मचारियों को भी ज़्यादा पैसे देगी, और ज़्यादा पैसे देगी तो लिविंग स्टाइल सुधरेगा, और लिविंग स्टाइल अगर सुधर गया तो इसका मतलब है कि देश का विकास हो रहा है। तो यही चीज़ें इस मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को लाभप्रद बना रही हैं। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे नियोजित अर्थव्यवस्था की। नियोजित मतलब प्लान्ड इकोनॉमी, और प्लान्ड इकोनॉमी आप देखते हैं कि भारत में 1950 के बाद से ही प्लान्ड इकोनॉमी का क्षेत्र लगभग चलने लगा, और 1951 से योजना आयोग धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाएं निकालता रहा, और संभवतः 2012 में वह योजनाएं बंद कर दी गई। लेकिन फिर भी नियोजन का प्रभाव आपके नीति आयोग के रूप में आप देख रहे होंगे। नीति आयोग आज भी नियोजन कर रहा है कुछ चीज़ों का, और इसके साथ साथ विभिन्न चीज़ों पर गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाएं जिससे कि समाज का कल्याण हो। तो एक नियोजित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि सरकार कुछ चीज़ों का प्रबंध करती है और सरकार रेगुलेट करती है चीज़ों को, और रेगुलेट करने के बाद नियोजन किया जाता है या फिर प्लानिंग की जाती है पूरी की पूरी, और उस प्लानिंग के आधार पर ही पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। नियोजित अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बताया कि सरकार कुछ चीज़ों का नियंत्रण करती है, और इसे हम प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। इंग्लिश में प्लान्ड इकोनॉमी होगा। और इस पे बात करें तो इस पे 3 तरह के टर्म होते हैं कि सरकार किन चीज़ों का नियंत्रण कर रही है। तो सरकार आपका निवेश का नियंत्रण कर रही है, निवेश का नियंत्रण कर रही है, सरकार उत्पादन का नियंत्रण कर रही है, और इसके साथ साथ सरकार वितरण का भी नियंत्रण कर रही है। इन सभी चीज़ों का सरकार नियंत्रण करती है कि क्या उत्पादित किया जाना चाहिए राष्ट्र में, और किस कारण से ये चीज़ हमारे राष्ट्र के लिए सुटेबल बन जाएगी। तो और सरकार आज भी आप देख रहे होंगे एफडीआई के रूप में जो भी निवेश आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका आज भी रेगुलेशन गवर्नमेंट कर रही है, और उसका जो ट्रांसफरीकरण मतलब ट्रांसफ़र करती है तो वो आपकी आरबीआई करती है, लेकिन आपका रेगुलेशन गवर्नमेंट करती है। फिर आप देखेंगे कि उत्पादन के साधनों पर भी सरकार नियंत्रण कर रही है, और विभिन्न चीज़ों को क्या उत्पादित किया जाना चाहिए, क्या राष्ट्र में आवश्यक है, यह प्लान्ड इकोनॉमी के अंतर्गत बनता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाने के कारण सरकार
कुछ चीज़ों का रेगुलेशन घट आ चुकी है। और पहले जब आप 1991 से पहले की बात करते हैं तो उस समय सरकार का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा था और सरकार का ध्यान था कि गेहूँ, चावल और जैसी कुछ ज़रूरत के अनाज हैं उनका उत्पादन किया जाए, कुछ ज़रूरी चीज़ें कंपनियां लगाई जाएं जिनसे कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ का उत्पादन हो। आपने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई विद्युत के उत्पादन के लिए, लेकिन वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में आप देखते होंगे तो वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की इस्पात संयंत्र मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं वहाँ पर रेगुलेट कर रही थी, नहीं तो एक साथ इतना तुरंत परिवर्तन नहीं देखने को आपको मिल सकता कि एक पंचवर्षीय योजना में दूसरा और उसके जस्ट बाद दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो जाएं। फिर आप तीसरे चौथे में बात करोगे तो तीसरे चौथे के अंतर्गत आप देखोगे कृषि के क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास किया गया। तो इसका मतलब है कि सरकार उत्पादन को भी नियंत्रित करती रही है। और इसके साथ साथ अगर हम वितरण के नियंत्रण की बात करें तो वितरण के नियंत्रण में सरकार कुछ ही चीज़ों का वितरण में नियंत्रण कर रही है, जैसे कि आपका अन्न वितरण करती है सरकार, विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ पैसा वितरण करती है। इसके अलावा रोजगार भी सरकार फिक्स कर रही है, मनरेगा 100 दिन का रोजगार। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट वितरण को भी नियंत्रित करती है और यह पूरी की पूरी जो प्लानिंग होती है इसे हम नियोजित अर्थव्यवस्था का नाम दे देते हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि क्या है नियोजित अर्थव्यवस्था। अब हम बात करेंगे मुक्त अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। तो आइए अब हम देखेंगे कि मुक्त अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो जब मुक्त अर्थव्यवस्था की बात हम करते हैं तो मुक्त अर्थव्यवस्था मतलब सरकार का नियंत्रण कम कर देना, और सरकार के नियंत्रण को कम कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपका देश की भौगोलिक सीमा से बाहर व्यापार करना। मतलब आपका देश है, आपका देश या मेरा देश भारत यानी इंडिया, एक अदर देश बनाते हैं यूएसए, और इन दोनों देश में अपनी अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर ट्रेड हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ उत्पादित वस्तुएं इस देश में उत्पादित वस्तुओं तक पहुँच पाएंगी? नहीं। जब तक कि दोनों ही देशों के मध्य ट्रेड नहीं होगा तब तक एक देश में उत्पादित चीज़ दूसरे देश में उत्पादित चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाएगी और ना ही चीज़ों का आदान प्रदान हो पाएगा। तो इसलिए ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत क्या होता है कि एक देश में उत्पादित चीज़ें दूसरे देश में आएंगी और दूसरे देश से उत्पादित चीज़ें इस देश में आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपके इंडिया में उत्पादित ना हो रही होंगी और यूएसए में ज़्यादा उत्पादित हो रही होंगी तो यूएसए से ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और अगर कहेंगे कि यूएसए में कुछ चीज़ें उत्पादित नहीं हो रही होंगी और इंडिया में हो रही होंगी तो इंडिया से ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो ट्रेड के दौरान क्या होता है कि आपको इस अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार की अनुमति प्रदान होती है, प्राप्त होती है, और इसी अनुमति के साथ साथ आप संसाधनों का वितरण भी विदेश के साथ कर सकते हैं, यानी आप शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग, और शेयरिंग में आप देखते होंगे कि कंपनियां अपने शेयर भी डाल रही हैं। आप देखेंगे कि कोई कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश है, शेयर दो प्रकार से डाले जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कोई विदेशी कंपनी या तो भारत में आकर कोई कंपनी लगा सकती है या फिर बाहर से भारत की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ओपन इकोनॉमी क्षेत्र के अंतर्गत शेयरिंग भी शामिल है और इसके साथ साथ ट्रेड भी शामिल है, जो कि बाहर से ट्रेडिंग हो रही है वो भी शामिल हो जाएगी। फिर अब हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होगा। तो आइए अब हम देखें कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। आप देखेंगे कि क्लोज का तात्पर्य है यानी बंद। बंद से तात्पर्य है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर यदि ट्रेड हो रहा होगा और उसका बाहर से कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा, बाहर मतलब विदेश से कोई आदान प्रदान नहीं होगा, तो वह अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी।
सपोज करिए कि आपके देश की सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है, उत्पादन, और कहाँ हो रहा है, यह देश की सीमा के अंदर हो रहा है, और इसके बाद उत्पादन के बाद इसका कंजम्पशन भी कहाँ हो रहा है, वह भी देश की सीमा के अंदर हो रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप चीज़ों को बना लेंगे और इसके बाद उन्हें मिटा देंगे। क्या आप इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे? लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान पे अगर उत्पादन हो रहा है तो उसका व्यापार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको विस्तृत लाभ लेना है, एक देश के स्तर पर लाभ लेना है, तो आपको अपने देश में उत्पादित चीज़ों को दूसरे देश तक भेजना होगा। और यही चीज़ यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, इसलिए इसको बंद अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं होगा विदेश से। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान भी तो नहीं हो पाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए कि वो विदेश में है और इंडिया में नहीं है, तो आप कैसे मंगाएंगे अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरण आ रहे हैं, लेकिन वो क्या आ पाएंगे अगर बंद अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होगा, तो वह भी नहीं आ पाएंगे। तो और आप देखेंगे कि 1991 से पहले भारत में कुछ इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाता था, बंद अर्थव्यवस्था। और एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भारत सरकार ने ओपन इकोनॉमी को अपनाया, और ओपन इकोनॉमी से देश के जो देश का विकास था वह एक लंबे स्तर तक आज तक आप देख पा रहे होंगे बढ़ गया है। तो वो बंद इकोनॉमी बेसिकली केवल यह होगा कि ट्रेड बाहर से यानी विदेश से नहीं होगा, इसके साथ साथ संसाधनों का आदान प्रदान नहीं होगा, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जो होंगी उनका भी आदान प्रदान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि ब्लैक इकोनॉमी क्या होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं ब्लैक इकोनॉमी की। ब्लैक इकोनॉमी क्या होती है, यानी काली अर्थव्यवस्था। आप जब भी देखेंगे तो ब्लैक इकोनॉमी को करप्शन से जोड़कर रखा जाता है, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी केवल और केवल करप्शन ना होकर, ब्लैक मनी ना होकर, इसके अलावा भी बहुत कुछ होती है। मैं आपको ब्लैक इकोनॉमी का एक पूरा क्षेत्र बताता हूँ। ब्लैक इकोनॉमी को अगर बांटा जाए तो ब्लैक इकोनॉमी को लीगल एवं इलीगल दो अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। लीगल और इलीगल, यानी लीगल तरीके से भी कुछ ब्लैक इकोनॉमी का क्षेत्र होता है और इलीगल तरीके से भी कुछ ब्लैक इकोनॉमी का क्षेत्र होता है। लीगल तरीके से अगर बात करें तो अपनी ड्यूटी को ना करना, नो ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को ना करना। इसके अलावा हाइडिंग टैक्सेस, इसके अलावा हाइडिंग डिटेल्स, यह एक लीगल तरीके से ब्लैक इकोनॉमी का क्षेत्र होगा। इलीगल तरीके से आप देखें कि जैसे कि गैम्बलिंग, ये इलीगल तरीके से, इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन, ये सब की चीज़ें इलीगल तरीके से आ जाएंगी। और काली अर्थव्यवस्था में बेसिकली लीगल और इलीगल दोनों ही प्रकार के क्षेत्र शामिल होंगे। जब हम बात करते हैं कि 1955 और 56 के दौरान की, तो उसमें 3 से 4% लगभग ब्लैक इकोनॉमी का क्षेत्र था, और आज वह क्षेत्र 60% से ऊपर बढ़ चुका है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि जब भी ब्लैक इकोनॉमी का क्षेत्र बढ़ता है तो जो भी प्लानिंग की जाती है सरकार द्वारा, वह प्लानिंग फेल हो जाती है। होता क्या है कि जब भी आप बात करेंगे जीडीपी की, और जीडीपी में आप विकास को नापते हैं, तो विकास किस प्रकार होगा यदि काली अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बन रहा है, यानी करप्शन हो रहा है। करप्शन भी इसके अंतर्गत आता है। तो करप्शन हो रहा है, तो करप्शन होने के कारण क्या जो प्लानिंग की गई थी, आप छोटा सा लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ। एक कंपनी है और एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए 2 लाख रुपया भेजा गया, और उस 2 लाख रुपए में से इस कंपनी का पूरा क्षेत्र खरीदा जाना था।
एरिया खरीदा जाना था। लेकिन सपोज करिए कि इसी 2 लाख से 50,000 रुपये का करप्शन कर दिया गया। ये करप्शन हो गया 50,000 का। और जब करप्शन हो गया तो बचे कितने? 150 लाख। और इन 150 लाख से क्या यह लैंड खरीदी जा सकती है? नहीं खरीदी जा सकती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह पूरी काली अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हमारे विकास को यहाँ पर अवरुद्ध कर रहा है। और अवरुद्ध करने के साथ ही बेसिक फीचर्स जो होते हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, वो सब चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं। जैसे कि आप देखोगे कि गरीबों के लिए स्टेबल तरीके से योजनाएं नहीं आ रही, जबकि आप देखोगे कि बड़े बड़े मंत्रियों के पास या फिर कुछ ऐसे उद्योगपतियों के पास जो कि टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो टैक्स लेकर भाग भी जाते हैं, और कुछ लोग पैसा उठाकर भी मार्केट से भाग जाते हैं। तो वहाँ पर वो पैसा तो उठाकर ले गए, लेकिन क्या हमारे राष्ट्र का विकास हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह ब्लैक इकोनॉमी का क्षेत्र होगा और उस काली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास नहीं होता। विकास नहीं होता, वहाँ पर केवल और केवल हानि होती है, और वह मानवता की हानि होगी या फिर संसाधनों की हानि हो जाएगी। तो काली अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसका जो इम्पैक्ट है वह भी हमारे जन सामान्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मान लीजिए कि आपका हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, जनरल नीड्स की बात करते हैं, जनरल नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती हैं अगर काली अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बनता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था में चेंजिंग किस प्रकार हो जाती है। देखिए, मैं एक शेयर की बात करता हूँ। सपोज करिए यह कंपनी ए का शेयर हो जाएगा, और इस कंपनी ए के शेयर में यह पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इसकी कंपनी है और इसका पैसा है। यह इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और इन्वेस्टमेंट किसका? ब्लैक मनी का यह इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो यह ब्लैक मनी तो इसके लिए कंपनी में पड़ने के बाद वाइट मनी बन गई, वाइट मनी बन जाती है। लेकिन इस P2 व्यक्ति के लिए इसकी तो ये कंपनी वाइट थी ना, अब इसमें ये ब्लैक मनी आ गई, तो इसके लिए जितनी भी ब्लैक मनी आई तो इसके लिए ब्लैक मनी बन जाएगी। मतलब P1 की ब्लैक मनी P2 के लिए ब्लैक मनी बन गई, और P2 की वाइट मनी P1 के लिए वाइट मनी बन गई। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति की ब्लैक मनी भी दूसरे व्यक्ति की वाइट मनी पर प्रभाव डाल देती है, और इसके साथ असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि ब्लैक मनी बेसिकली होती क्या है, कि एक अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें काली गतिविधियां चलती रहती हैं, मतलब जो सरकार के नियंत्रण से परे गतिविधियां चलती रहती हैं, उसको हम ब्लैक इकोनॉमी कह देते हैं, सिंपल सा। आगे हम बात करेंगे कि गिग इकोनॉमी क्या होगा। गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आइए अब हम बात करते हैं गिग इकोनॉमी क्या होती है। गिग इकोनॉमी से बेसिकली तात्पर्य फ्रीलांसिंग वर्क जो होता है वह गिग इकोनॉमी के अंतर्गत होता है। और गिग इकोनॉमी का आप अगर देखेंगे तो हम बात करते हैं कि इसमें फ्रीलांसिंग वर्क आता है। फ्रीलांसर के तौर पर जो वर्क करते हैं, आप घर से बैठकर या किसी विदाउट फर्म के मतलब किसी विशेष ऑफिस में ना जुड़े होकर आप लोग वर्क कर रहे हो, तो इसे आप गिग इकोनॉमी कह देते हो। जैसे कि आप डिलीवरी बॉय को देख लीजिए, वह भी गिग इकोनॉमी का है। इसके अलावा आप किसी फूड कार्ट में देखेंगे तो फूड सप्लाई करने वाले वह भी गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगी। वाटर सप्लाई करने वाले होंगे वो भी गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे, जो कि एक विशेष संस्था से नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि वो लोग पार्ट टाइम वर्क करते रहते हैं। और पार्ट टाइम वर्क करने के कारण इन फ्रीलांसर्स की सिक्योरिटी नहीं होती। पहला, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। दूसरी बात आप देखेंगे कि इनको
बहुत फोर्स किया जाता है वर्क करने के लिए कि आपको इतने आवर वर्क करना है और इतने आवर या फिर आपको उस टाइम पे इतना काम कंप्लीट करके देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि वर्क फोर्स बहुत होता है, इसमें वर्क फोर्स भी बहुत होता है। इसके अलावा इनके लिए कोई विशेष पॉलिसी भी नहीं बनाई जाती, कोई विशेष पॉलिसी भी नहीं होती है, विशेष पॉलिसी नहीं होती। इसके अलावा आप देखेंगे कि गिग इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भारत में काम कर रहा है। आप देखेंगे कि गिग इकोनॉमी के कारण ही आप फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं या कोई अन्य कंपनी है, आप कभी कभी गलत सामान पा जाते हैं। क्यों पा जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, इसलिए आप सामान उठा के केवल जाकर ग्राहक तक पहुँचाएंगे, लेकिन उस सामान की क्या क्वालिटी है, क्वालिटी चेक नहीं होता। और गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आपको कभी कभी बैड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं, बैड प्रोडक्ट आपको डिलीवर किए जाते हैं। तो यह आपका पूरा का पूरा क्षेत्र गिग इकोनॉमी का क्षेत्र बन जाता है। अब बात करते हैं कि गिग इकोनॉमी का प्रभाव कितना है। तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 4 में से 1 व्यक्ति भारत का है जो कि फ्रीलांसर है। मतलब पूरे विश्व में 4 में से 1 व्यक्ति भारत का है जो कि फ्रीलांसिंग के तौर पर कार्य कर रहा होगा। यह एक औसत है जो कि निकाला गया है। और आप देखते हैं कि 23% ही इंडिया में ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम लगभग 60 लाख रुपए से ऊपर है। लेकिन फिर भी 60 लाख रुपए तो हो सकती है, लेकिन इसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। आप हो सकता है आपको आज आप 60 लाख कमा रहे हो, कल 1 रुपया ना कमा पाओ। तो इसमें जॉब की बेसिकली कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसे आप इनफॉर्मल जॉब कह सकते हैं। अस्थायी जॉब होती है इसमें। इसके अलावा इनमें और थोड़ा सा डाटाबेस की बात करें तो 75% फ्रीलांसर्स हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस प्राप्त नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस प्राप्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी में जो फ्रीलांसिंग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उनकी भले ही कुछ समय के लिए जीवन स्तर पर सुधार आ जाता है, लेकिन एक लंबे समय अंतराल के लिए वो लोग इस पर बंधे रहकर कार्य नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आपने भी देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो कि फ्रीलांसिंग वर्क कराती हैं, आपने अगर इस काम को नहीं किया एक परफेक्ट टाइमिंग पर, वो दूसरा फ्रीलांसर पकड़ लेंगी और इसी के साथ साथ वो फ्रीलांसर चेंज करती रहती हैं, वर्क की पीरियडिटी बदलती रहती है और गिग इकोनॉमी इसी तरह चलती जा रही है। एज एग्जाम्पल मैं और कुछ देना चाहूँगा, जैसे कि यूबर है, इसके अलावा अन्य जो गाड़ियों से संबंधित कुछ कंपनियां हैं वो भी गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाती हैं। आपको कुछ समय के लिए अनुबंधन कर लिया जाता है और अनुबंधन के बाद फिर से आप छोड़ दिए जाते हो और कोई दूसरा अनुबंध पकड़ लिया जाता है या कोई दूसरा अनुबंध साइन कर लिया जाता है। तो यह गिग इकोनॉमी का क्षेत्र बनता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, यानी वृत्तीय अर्थव्यवस्था। वृत्तीय अर्थव्यवस्था में हम बात करेंगे कि वृत्तीय अर्थव्यवस्था बेसिकली होती है संसाधनों का इस प्रकार से उत्पादन किया जाए कि दोबारा भी उनका प्रयोग हो सके और दोबारा भी उन्हें मैन्युफैक्चर किया जा सके। ऐसे कुछ संसाधनों को बनाया जाए जिनमें रिसाइकल, इसके साथ साथ रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रीडिजाइन और री मैन्युफैक्चर जैसे टर्म हासिल हो जाएं और इसके साथ साथ वह आगे देश की अर्थव्यवस्था में विकास दें। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाए, सपोज करिए एक बॉटल बनाई जाए। मैं एक बॉटल, पिछले कुछ उदाहरण लेता हुआ बताऊंगा कि एक बॉटल बनाई जाए। यह कुछ इस प्रकार की बॉटल बनाई हमने। इसको आप पहला तो प्रयोग कम करिए, संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना करिए, उतना ही दोहन करिए जितनी की आवश्यकता है। तो आपने रिड्यूस किया उसको,
फिर इसके बाद बोतल को आपने रीयूज किया, फिर इसके बाद आपने इसको जब ये वेस्ट के रूप में आई तो इसको वेस्ट न समझकर आपने रॉ मटेरियल के रूप में इसका प्रयोग किया। रॉ मटेरियल के रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं और इसके बाद आप इसको फिर से रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल करके यूज कर लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी यूज करने के बाद फिर हमने थ्रो किया, फिर आपने उसे रिकवर किया, थोड़ा सा उसमें कुछ संशोधन किया, जैसे कि आपका जो ऊपर का ढक्कन होगा सपोज करिए वो खो गया, तो आपने उसको क्या किया, रीडिज़ाइन किया और इसके बाद ढक्कन को रीमैन्युफैक्चर करके और फिर से आपने फिर उसको यूज में ले आए। तो इस तरीके से एक पूरी पूरी बॉटल का सर्कल पूरा हो गया और कहीं भी हमें संसाधन का वेस्ट नहीं हुआ और पुराने मटेरियल का यूज करके ही हमने नए मटेरियल को भी बना लिया। और इसके अंतर्गत और भी कुछ एग्जाम्पल देखें तो कुछ ऐसे कुछ हमें बनाना चाहिए प्रोडक्ट, जैसे कि आपकी बिल्डिंग कोई गिर रही है, आपकी कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसका बहुत सारा रॉ मटेरियल बचता है और हम रॉ मटेरियल का यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सड़क जब टूटती है और सड़क के टूटने के बाद जो रॉ मटेरियल बनता है उसका यूज उसी सड़क में मिट्टी की जगह कर दिया जाता है, जिससे कि एक लंबे समय अंतराल तक मजबूती बनी रहती है। तो इस तरह से अगर हम कुछ चीज़ों का संसाधनों का प्रयोग करें तो इससे हम पूरी की पूरी इकोनॉमी क्षेत्र को सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्र के अंतर्गत रख देंगे। तो आइए बात करते हैं हम लीनियर इकोनॉमी क्या होती है। लीनियर इकोनॉमी का शब्द अर्थ होता है कि रेखीय अर्थव्यवस्था, और रेखीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि संसाधनों का एक ही दिशा में आप दोहन करे चले जा रहे हैं, लेकिन उसका दोबारा रीयूज नहीं कर रहे, दोबारा उसका रिकवर नहीं कर रहे, उसको रीमैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, रिसाइकल नहीं कर रहे, बल्कि सीधा आप दोहन करते चले जा रहे हो और दोहन करने के साथ आप लोग संसाधनों में कमी लाते जा रहे हो। देखेंगे कि सपोज करिए प्रोडक्ट ए बना, और प्रोडक्ट ए बना किससे, आपका लकड़ी से, यानी वुड। वुड कहाँ से आपको प्राप्त हुआ, प्लांट से। आपने प्रोडक्ट ए तो बनाया वुड से, और प्रोडक्ट ए का यूज करने के बाद कुछ समय बाद प्रोडक्ट ए में खराबी आ गई और आपने उसे वेस्ट के रूप में फेंक दिया। फिर आपने दोबारा एक पेड़ काटा और उससे फिर लकड़ी निकाली और फिर इसके बाद प्रोडक्ट को बनाया और फिर इसके बाद वेस्ट हुआ तो फेंक दिया। तो इस तरीके से कंटिन्यू किसी चीज़ को आप जब बनाते रहोगे और उससे संसाधनों की हानि करते रहोगे तो निश्चित तौर पे कभी ना कभी संसाधनों में कमी आएगी, और कमी आने के कारण मानव जाति को ही उसका हानि उठाना पड़ेगा, और हानि उठानी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको उन चीज़ों में कमी करनी चाहिए। तो आप अगर इसकी जगह लीनियर इकोनॉमी को ना अपनाकर आप सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाते हैं तो देश में संसाधन बचे रहेंगे, जो कि आपकी आगे वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित बने रहेंगे। तो बेसिक सा लीनियर इकोनॉमी में अगर हम लिख दें तो इसमें रिसाइकल, रीयूज, रिकवर और इसके साथ साथ रिड्यूस, यह जो भी टर्म हैं यह शामिल नहीं होते हैं और सीधे तरीके से लीनियर इकोनॉमी चलती रहती है। प्रोडक्ट बनता है और यहाँ तक वेस्ट तक पहुँचता है, और फिर इसके बाद नया प्रोडक्ट नए संसाधन से बनता है और फिर वेस्ट तक पहुँचता है। इस तरीके से संसाधनों का कंटिन्यू दोहन होता रहता है और वह आपका लीनियर इकोनॉमी का क्षेत्र बन जाता है। अब हम बात करें कि शैडो इकोनॉमी क्या होती है। जब आप शैडो इकोनॉमी के बारे में जानेंगे तो इसको हिंदी में कहते हैं छाया अर्थव्यवस्था। छाया अर्थव्यवस्था, छाया अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि जो छाया में बनी रहती है, छाया अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि जो छाया में बनी रहती है और सरकार तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है, यानी सरकार के नियंत्रण से परे, सरकार के नियंत्रण से परे जो अर्थव्यवस्था चलती रहती है उसे हम
शैडो इकोनॉमी कह देते हैं। इसमें भी दोनों ही तरह के टर्म आएंगे, लीगल एंड इलीगल, दोनों ही टर्म आते हैं, लीगल और इलीगल। इलीगल में आप देखेंगे सट्टा लगाना, जुआ, अन्य जो जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, इसके साथ साथ लीगल में आप देखेंगे गार्डनिंग, डेली लाइफ वर्कर, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कार्स वगैरह में कभी कभी कुछ प्रोडक्ट लेकर आपको कार्स के शीशे खुलवा कर बेचते हैं लोग, और रोड चलते आपको कुछ प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो वह भी सरकार की इकोनॉमी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सरकार को उसका डाटाबेस प्राप्त नहीं होता, और जब डाटाबेस प्राप्त नहीं होगा तो सरकार उस पर टैक्स नहीं ले पाएगी, और टैक्स नहीं ले पाएगी तो वह आपका शैडो इकोनॉमी क्षेत्र बन जाएगा। तो हम यह भी कह सकते हैं कि सरकार के नियंत्रण पड़े और टैक्स प्राप्त नहीं होता, जिस पर प्राप्त नहीं होता। और यहाँ पर यानी सेलिंग टू ड्राइवर्स कर सकते हैं आप, सेलिंग टू ड्राइवर्स, तो यह भी पूरा का पूरा क्षेत्र शैडो इकोनॉमी क्षेत्र हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद कुछ और भी टर्म हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे कि ब्लू इकोनॉमी हो गया, तो वह हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और जो मेनली जो टर्म रहे हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, जिनका अर्थव्यवस्था में यूज किया जाता है। और इसी के साथ अब आगे आने वाली हर कड़ी में आपको लेक्चर प्राप्त होते रहेंगे। मैं अनिकेत आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इन वीडियोज़ को देखने के लिए, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग इसको लाइक करते चलोगे, सब्सक्राइब करोगे, जिससे कि खासकर हमारे चैनल का मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको कुछ अच्छी सामग्रियां फिर से आगे भी मिलती रहेंगी।